Hello everyone and welcome to Study IQ IAS. मेरा नाम है ऋषभ and I am your economics optional faculty here. So as the news is going on, तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में. उसका एक छोटा सा ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं कि ये होती क्या है मॉनेटरी पॉलिसी और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की इतनी जो बातें हो रही हैं इधर बीच न्यूज़ में. सो इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट बेटर. ओके, सो moving forward, what is monetary policy? So monetary policy deals with the money supply. पहली बात तो money supply in the country, ठीक है. It deals with the money supply in the country. इस देश की मनी सप्लाई या किसी भी देश की मनी सप्लाई से डील करती है मॉनेटरी पॉलिसी. अब इस मनी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए जो सेट ऑफ टूल्स यूज़ किए जाते हैं बाय द आरबीआई और एनी सेंट्रल बैंक of the world is called monetary policy. So monetary policy is what? A set of tools that are used by central banks of the world to control the money supply and to maintain price stability, economic growth and employment levels in their respective countries is called the monetary policy. यानी एक ऐसे सेट ऑफ टूल्स जो आरबीआई या दुनिया भर के सेंट्रल बैंक यूज़ करते हैं अपने देश में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन का मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन करने के लिए और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट लेवल्स को सही रखने के लिए एट अ सर्टेन लेवल, दैट इज़ कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है. अब भाई डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज़, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट लेवल्स मेंटेन करना भी ज़रूरी है. बट आरबीआई के केस में जो दो चीज़ें अभी हम लोग ध्यान में रखते हैं वो है, पहला जो इम्पॉर्टेंट है इन्फ्लेशन टारगेटिंग और दूसरा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट लेवल्स इज़ नॉट द वर्क ऑफ आरबीआई करेंटली इन द इंडियन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, बट अराउंड द वर्ल्ड जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के नेशंस हैं उनके सेंट्रल बैंक्स को एम्प्लॉयमेंट लेवल्स को भी चेक में रखना होता है. ठीक है. सो मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अ सेट ऑफ टूल्स यूज्ड बाय RBI to maintain price levels या फिर inflation, to control inflation, to maintain economic growth and to maintain employment levels. Now, what is monetary policy committee? क्योंकि monetary policy बनाने का काम किसका है? monetary policy बनाने का काम है monetary policy committee का. It's a 6-member body recommended by the Urjit Patel Committee in 2016. एक 6-member body जो कि उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा बताई गई थी, स्टैब्लिश की गई थी 2016 में, व्हेन द गवर्नर वाज डॉक्टर रघुराम राजन. अब ये 6-member कमेटी में 3 लोग आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 लोग अपॉइंटीज़ होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के. 3 लोग आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 अपॉइंटीज़ होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के. कुछ अंतर होते हैं दोनों में. तो पहले आरबीआई वाली बात कर लें. तो आरबीआई की तरफ से कंपलसरी क्या है? एक गवर्नर तो कंपलसरी है. तो अमंग द प्रेजेंट डिप्टी गवर्नर जैसे 4 हैं अगर, तो उसमें से वन ऑफ द डिप्टी गवर्नर्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस 6-member मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. तो एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर. ठीक है. दैट इज अपॉइंटेड बाय आरबीआई बोर्ड. तो 3 लोग जो आरबीआई से हैं वो गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक ईडी लेवल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ आरबीआई. तो ये 3 लोग हो गए आरबीआई की तरफ से. एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आरबीआई के अपॉइंटीज़ होते हैं जैसे गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और ईडीज़, ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं. मतलब एक बार 3 साल, मान लो 2 साल के लिए हुए, 3 साल के लिए हुए, दोबारा अगर होना है दोबारा दे कैन बी रीअपॉइंटेड. ठीक है. जब तक इनका टेन्योर, जैसे डिप्टी गवर्नर है उनको रिटायर होना है वो 60 साल के हो गए तो फिर उनका टेन्योर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर वो रीअपॉइंट नहीं हो पाएंगे. ठीक. बट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 3 अपॉइंटीज़ होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर अपॉइंटेड बाय अ सर्च कम सिलेक्शन कमिटी. सर्च कम सिलेक्शन कमिटी दैट इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री. याद रखना, सर्च कम सिलेक्शन कमिटी, सर्च कम सिलेक्शन, वेट, दिस सर्च कम सिलेक्शन कमिटी to select these 3 appointees by the central government is
हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, के फाइनेंस सेक्रेटरी को सही मत लगा देना, कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं उस कमिटी को जो अपॉइंट करती है द 3 सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटीज टू द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। इनका टेन्योर होता है 4 ईयर तक और ये नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट होते हैं। याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटीज़ को दोबारा रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, दोबारा रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, याद रखना ये बात, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसकी मीटिंग एट लीस्ट साल में 4 बार और एट मोस्ट साल में 6 बार हो सकती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बिटवीन टू मीटिंग्स देयर हैज़ टू बी अ गैप ऑफ 2 मंथ्स। अगर 2 महीने का गैप रखना है और ये ज़रूरी है तो मैक्सिमम 6 बार ही मीटिंग हो सकती है एमपीसी की 12 महीने में, है ना, 200 महीने के गैप पे, और मिनिमम तो 4 बार हमें मालूम ही है। एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं कोरम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कोरम मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स required to conduct a monetary policy meeting। ये कोरम क्या है? This quorum is 4 members. So 4 out of 6 members should be present so that meeting can be conducted। 6 में से 4 आदमी को होना ही है, प्लस कंपल्सरी कौन है इसमें? कंपल्सरी क्या है? कंपल्सरी इज गवर्नर इज कंपल्सरी, इफ़ नॉट गवर्नर डिप्टी गवर्नर। बस इन दोनों में से कोई एक होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो ये मीटिंग वैलिड नहीं है, इसको नहीं कंडक्ट किया जा सकता। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग कैन नॉट बी कंडक्टेड इफ़ आइदर ऑफ द गवर्नर और डिप्टी गवर्नर इज़ नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग। रिमेंबर दिस। और कोरम है 4, कम से कम 4 लोग होने चाहिए, ठीक है, कम से कम 4 लोग होने ही चाहिए, ठीक, ओके। एक बात और याद रखनी है इसमें, क्या है वो ये है कि जब भी मीटिंग कंडक्ट होगी उसके विदिन 15 डेज आपको पूरी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी मिनट्स, यानी मीटिंग्स में जितनी बातें हुई हैं उसको रिलीज़ करना होता है फॉर जनरल पब्लिक। जितनी भी बातें हुई हैं उसको रिलीज़ करना होता है फॉर जनरल पब्लिक। अब होता है वोटिंग। एवरी मेंबर 1 वोट, ठीक है। इन केस देयर इज़ अ टाई, इन केस ऑफ टाई, अरे भाई 6 मेंबर हैं, टाई का मतलब 3:3 हो गया। 1 कास्टिंग वोट इज अवेलेबल विद द गवर्नर ऑफ RBI। 1 कास्टिंग वोट इज अवेलेबल विद द गवर्नर ऑफ RBI। इन केस टाई हो गया तो फॉर और अगेंस्ट जिस भी तरफ गवर्नर अपना वोट दे दिए वो हो जाती है मॉनेटरी पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स ऑफ दिस कंट्री। तो कास्टिंग वोट किसके पास है? एक एक्स्ट्रा वोट किसके पास है? गवर्नर साहब के पास होता है। ऐसे सारे मेंबर को, चाहे वो गवर्नर हो चाहे सेंट्रल बैंक का अपॉइंटी हो, सबके वोट की वैल्यू 1, ठीक है, ओके। मूविंग फॉरवर्ड कि भाई RBI के टारगेट्स क्या है? RBI के टारगेट्स क्या है? सो RBI हैज़ अ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट। RBI हैज़ अ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट while keeping growth in mind। So RBI has a flexible inflation target while keeping growth in mind, but प्राइमरी टारगेट है हमारा इन्फ्लेशन। तो अगर, और इन्फ्लेशन का टारगेट क्या है? 4% ±2%, यानी द रेंज इज 2% to 6%, ठीक है। 2 से 6% क्या हमें करना है? मेंटेन इन्फ्लेशन
विद इन दिस रेंज। और ये है क्या इन्फ्लेशन? दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हेडलाइन इन्फ्लेशन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हेडलाइन इन्फ्लेशन मेंटेन करना है 2% से 6% के बीच। तो 2% हमारी लोअर लिमिट है और 6% हमारी अपर लिमिट है इस रेंज की इन्फ्लेशन के। इन केस फॉर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर और 9 कंसेक्यूटिव मंथ, यानी 3 क्वार्टर लगातार, क्वार्टर मतलब फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर, ठीक है, तो यानी 3 क्वार्टर लगातार या 3x3 यानी 9 मंथ्स लगातार या 3 क्वार्टर लगातार अगर आरबीआई फेल रहता है अपनी लोअर लिमिट या अपर लिमिट मेंटेन करने में, इफ़ आरबीआई फेल्स टू मेंटेन आइदर द लोअर लिमिट or the upper limit of the inflation target that is decided by the RBI and the central government। ये टारगेट RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट बैठ के आपस में डिसाइड करते हैं और 2026 तक तो कम से कम यही टारगेट अभी तक है हमारा, 2 से 6% तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखने का। दिस इज डिसाइडेड बाय द मीटिंग बिटवीन सेंटर प्लस RBI। सेंट्रल प्लस RBI मिल के ये इन्फ्लेशन टारगेट को सेट करते हैं, ठीक है। तो अगर 9 मंथ्स लगातार या 3 क्वार्टर लगातार इस टारगेट को मेंटेन करने में विफल रहा आरबीआई, सो आरबीआई हैज़ टू राइट टू द सेंटर, एंड टेल देम 3 things। 1, causes for failure to maintain inflation, causes for failure, second, steps taken to improve the situation, and third, time required to maintain inflation within range। ठीक है, तो ये 3 चीज़ में अगर आरबीआई फेल करता है, इफ आरबीआई फेल्स, अगर आरबीआई फेल करता है मेंटेन करने में अपना इन्फ्लेशन टारगेट, तो ये 3 चीज़ करनी होती है। पहला, ये लिख के दो कि क्या कॉज था कि पिछले 9 महीने से तुम 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन नहीं रख पाए, या तो 2 से कम है या 6 से ज़्यादा है, दोनों ही गड़बड़ है। तो लिख के दो क्या कारण रहे कि तुम विफल रहे अपना टारगेट अचीव करने में। फिर ये लिख के दो कि क्या स्टेप लिए हो तुम या आरबीआई, तुमने क्या स्टेप लिया है, ये बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट को, कैसा क्या स्टेप लिए हो कि इम्प्रूव हो जाए प्राइस स्टेबिलिटी सिचुएशन इन द कंट्री, या फिर जिसको हम बोलते हैं कि इन्फ्लेशन इन द कंट्री मेंटेन हो जाए, ऐसा क्या किए हो। और फिर ये बताओ कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है टू मेंटेन द इन्फ्लेशन विद इन रेंज, कितना दिन और लगेगा या कितना महीना लगेगा। जैसे 7% है इन्फ्लेशन, तो 6% के नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, ये बताओ। सो अपनी चिट्ठी में ये सब लिखना पड़ता है आरबीआई को व्हेन इट राइट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सो आई होप ये डिस्कशन से आपको कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा आपकी नॉलेज में। सो वी विल स्टॉप इट हियर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। और आप जो अब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे अपने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, सो आई होप कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में एक थॉरो आइडिया हो गया होगा। इफ़ यू वांट मोर सच इंटरेस्टिंग डिस्कशंस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। एंड अगर आपको इकोनॉमिक्स पसंद है तो डू ज्वाइन द इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, द न्यू बैच, द लास्ट न्यू बैच इज गोइंग ऑन, द एडमिशंस आर स्टिल ओपन। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, वी विल मीट अगेन।